गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द प्रीस्ट मूवी को। ये एक साउथ कोरियन हॉरर मूवी है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम दो प्रीस्ट को देखते हैं, जिनमें एक बूढ़ा प्रीस्ट था और एक जवान प्रीस्ट होता है। अब जो जवान प्रीस्ट है वो उस बूढ़े प्रीस्ट से ये पूछता है कि क्या 12 डीमंस होते हैं, क्या वो वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर ओल्डर प्रीस्ट ये बताते हैं कि हाँ, ये 12 डीमंस सच में एग्जिस्ट करते हैं, और जब भगवान एग्जिस्ट कर सकते हैं तो डीमंस क्यों नहीं कर सकते। और ये वही डीमंस हैं जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े और बाकी जितनी भी आपदाएं और ट्रेजेडीज होती हैं वो सभी इन्हीं के कारण होती है। मतलब कि इन सबको बैड वेपन की तरह समझा जाता है, जो कि दुनिया के अंदर अब भी मौजूद है, और सारी की सारी आपदाओं का कारण यही डीमंस होते हैं। ये सुनकर यंगर प्रीस्ट पूछता है कि अगर ऐसा है तो ये छिप कर क्यों रहते हैं, खुलकर सामने क्यों नहीं आते। जिस पर बूढ़ा प्रीस्ट ये कहता है कि अगर लोगों को इनकी एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया तो नॉन बिलीवर्स जो हैं, जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, वो उन पर विश्वास करने लगेंगे। अगर ऐसा हो गया तो जितने भी डीमंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कि भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं और वो नास्तिक है। और अगर उनके एग्जिस्टेंस के बारे में इन्हें पता चल जाता है तो वो सब भी आस्तिक बन जाएंगे, जिससे डीमंस को ही नुकसान होगा, वो शक्तिहीन हो जाएंगे। और साधारण सी बात है कि अगर सभी लोग गॉड बिलीवर बन जाएंगे तो सभी लोग क्रॉस या फिर किसी भी रिलीजियस थिंग को अपने साथ रखने लगेंगे, जिससे कि डीमंस को किसी को भी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जहां पर प्रीस्ट ये बताते हैं कि उन 12 डीमंस में से एक डीमन असल में कोरिया के सियोल शहर के अंदर है। यहाँ पर हम एक लेटर को भी देख पाते हैं, जहाँ पर ओल्डर प्रीस्ट के पास फादर जोंग का एक लेटर आता है, जिन्होंने उनको हेल्प करने के लिए सियोल बुलाया हुआ था, क्योंकि बात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गई थी। खैर, इसके बाद हम सीधा सियोल शहर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर यह दोनों इटली से आए हुए प्रीस्ट जो होते हैं वो एक कार के अंदर बैठे हुए थे। अब बूढ़े प्रीस्ट के साथ हम देखते हैं कि एक जानवर होता है जिसे कपड़े से ढका हुआ गया था। साथ ही साथ जो फादर होते हैं वो कुछ इंचेंटिंग भी कर रहे होते ताकि वो इस जानवर को शांत रख सके, यानी कि ये जानवर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। अब इसी बीच रास्ते में उनके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसे वो लोग गलती से टक्कर मार देते हैं, लेकिन वो उस लड़की को बचाने के लिए वहां पर नहीं रुकते हैं, जिसका जो रीजन था वो काफी ज्यादा गहरा था। अब जिसके बाद वो सीधा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो जो जानवर था वो आज़ाद हो गया। तो हम देख पाते कि वो जानवर काफ़ी ज़्यादा भयानक था और वो उन दोनों ही प्रीस्ट पर हमला करके उन्हें ख़त्म कर देता है। अब मूवी के अंदर हमें एक्सोर्सिज्म के बारे में बताया जाएगा कि एक्सोर्सिज्म क्रिया डीमन को इंसान के शरीर से अलग करने के लिए करी जाती है, और इसमें दो लोग होते हैं, एक मेन प्रीस्ट और दूसरा उनका असिस्टेंट होता है, जो कि ये रिचुअल को परफॉर्म करते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम कुछ प्रीस्ट को एक साथ देख पाते हैं, और यहाँ पर इनके बीच फादर किम भी थे। दरअसल यहाँ उन सभी की एक मीटिंग चल रही होती है, जो कि एक यंग लड़की शिन के बारे में थी। यंग शिन को डीमन ने पोजेस किया हुआ था और उसे ठीक करने के लिए एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना जरूरी था, लेकिन चर्च के दूसरे फादर्स इसके लिए राजी नहीं थे, और खास करके चर्च के लीडर यानी कि बिशप तो बिल्कुल भी राजी नहीं थे। खैर, बिशप एक्सोर्सिज्म की मंजूरी किम को नहीं देते हैं, हालांकि किम ने पहले भी उस लड़की के ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था फादर जोंग के साथ मिलकर। और आपको याद होगा कि शुरुआत में इटली के अंदर उन दो प्रीस्ट के पास भी फादर जोंग का ही लेटर आया था, जिन्होंने उनको सियोल के अंदर इनवाइट किया था ताकि वो इस डीमन को एक्सरसाइज कर सकें। लेकिन हम जान पाते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ था, यानी कि उस जानवर के अंदर कोई और नहीं बल्कि यही खतरनाक डीमन था। अब देखो, अब यहाँ पर बात करी जाए तो फादर जोंग के बारे में तो उन्होंने किम के साथ मिलकर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म तो किया, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। साथ ही साथ यहाँ पर अब वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, जिसके चलते उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। और इस बात से भी चर्च नाराज था, क्योंकि उन्होंने एक्सोर्सिज्म यानी कि पहले वाले एक्सोर्सिज्म की परमिशन भी नहीं ली थी। लेकिन किम यहाँ पर स्टिल यंग शिन पर एक्सोर्सिज्म करना चाहता था, क्योंकि उसके अलावा उसे बचाया नहीं जा सकता था। लेकिन बिशप ये कहते हैं कि एक्सोर्सिज्म लोगों की नजर में अगर आ जाएगा तो हंगामा हो सकता है, और अगर एक्सोर्सिज्म के दौरान लड़की को कुछ भी हो गया तो इससे चर्च की छवि खराब हो जाएगी। दरअसल किम यंग शिन से मिल चुका है, जहां पर मिलकर यंग शिन ने उसे बताया भी था कि उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि काफी अजीब सी होती हैं। अब यहाँ बिशप किम की बातें सुनकर उसे अलाउ कर देता है एक्सोर्सिज्म करने के लिए, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो किम के लिए अच्छा नहीं होगा। अब किम को एक्सोर्सिज्म करने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए था, और साथ ही साथ एक डॉक्टर भी, ताकि वो पहले यंग शिन को चेक करवाएंगे कि उसे कोई मेंटल इलनेस तो नहीं है, क्योंकि इस
चीज को मेडिकल साइंस जो थी वो इनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती थी, इसीलिए वो पहले ही सारी चीजें सावधानी से बरत रहे थे। अब इसके बाद सीन सीधा यंगशिन पर आता है जो कि हॉस्पिटल में थी, लेकिन यंगशिन विंडो से कूद जाती है और सीधा एक कार पर गिरती है। लेकिन ताज्जुब वाली बात ये होती है कि वो अब भी जिंदा थी। साधारण सी बात है कि वो डीमन पोजेशन में है, जिसके चलते उसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। जिसके बाद सीन 6 महीने के बाद का आता है जहां पर हम फादर किम को ही देख पाते। अब वो एक प्रीस्ट बनने वाले स्कूल में आते हैं किसी बच्चे को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए, यानी कि ऐसा स्कूल जो कि प्रीस्ट को ही प्रिपेयर किया करते थे। अब फादर के हिसाब से उनको एक ऐसा बच्चा चाहिए था जो कि करेजियस हो, उसे जर्मन, लैटिन और चाइनीज जैसी भाषाएं आती हों। इन केस अगर डीमन इन भाषाओं में बात करे तो वो उसे जान सके कि जो कि डीमन थे वो मोस्टली लैटिन में ही बात किया करते थे। और सबसे खास बात ये होगी कि जो बच्चा है वो टाइगर ऑफ द ईयर में पैदा होना चाहिए। टाइगर ऑफ द ईयर कोरियन जोडियक का हिस्सा है। इसके अंदर जो बच्चे टाइगर ऑफ द ईयर में पैदा होते हैं उनको फियरलेस करेजियस माना जाता है। खैर थोड़ा ढूंढने पर ही डीन को एक ऐसा बच्चा मिलता है जो कि 1986 में पैदा हुआ था, मतलब टाइगर ऑफ द ईयर में। लेकिन डीन अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि यह बच्चा एक नंबर का निकम्मा मस्तीखोर था और तो और एग्जाम्स के अंदर वो चीटिंग करके पास हुआ करता था। लेकिन डीन के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो इस बच्चे को बुलाकर लाता है। इस बच्चे का नाम असल में चॉय होता है। चॉय अब डीन के पास आता है जहाँ पर डीन उसको सारी बात बताते हैं, यहाँ पर चॉय के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इसीलिए डीन उसे किम के पहले वाले असिस्टेंट पार्क का एड्रेस देता है ताकि अपने रोल के लिए वो सारी चीजें उससे पूछ सकता है। खैर इसके बाद चॉय सीधा ही पार्क से मिलने निकल जाता है। वहां जाकर वो पार्क को बताता है कि वो किम का नया असिस्टेंट होगा। दरअसल पार्क जो था वो पहले किम का असिस्टेंट हुआ करता था, लेकिन बीच में ही उसने किम को छोड़ दिया था। रीजन पूछने पर पार्क चॉय को ये कहता है कि वो अपने काम से काम रखे और वो उसे वो सारी चीजें दे देता है जो कि एक असिस्टेंट के पास होनी चाहिए। खैर अब वो उसको एक टीप देता है जो कि उन्होंने यंगशिन के एग्जॉर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड करी थी। यहाँ पर पार्क उसे कुछ बताने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पर किम आ जाता है। अब किम पार्क से दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन यह दरवाजा भी नहीं खोलता है और उसे चिल्लाकर वहां से भगा देता है, जिसका मतलब जरूर है कि पार्क के साथ एग्जॉर्सिज्म के दौरान कुछ भयानक हुआ होगा, जिससे कि वो किम से काफी ज्यादा गुस्सा है। खैर अब इसी के साथ चॉय भी वहां से जाने लगता है कि तभी पार्क का डॉग उस पर भौंकने लगता है और यहाँ पर तभी उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि चॉय के पास में भी कुछ जरूर हुआ था, कुछ डॉग से रिलेटेड बुरा हुआ था। अब चॉय अपने घर पर आ जाता है और वो उस टेप की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है जो कि पार्क ने उसे दी थी। रिकॉर्डिंग के अंदर यंगशिन फादर किम को कुछ कह रही होती कि वो ब्रेन सर्जरी के बाद ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ वो ये भी बोलती कि वो उसे ना छुए, वो उसे छू रहा है। अब रिकॉर्डिंग को सुनकर चॉय को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि फादर किम उसे कुछ गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहे हो। अब इसी बीच यंगशिन किसी और ही भाषा में कुछ कहने लगती है जिसको चॉय अपने नोटबुक के अंदर मेंशन करता है और इसका मतलब होता है यू मस्ट एस्केप। मीनवाइल हम किम को देख पाते हैं जो कि फादर जंग के हॉस्पिटल रूम में गए थे जहां से वो उन दोनों प्रीस्ट की फाइल निकालते हैं जिनकी शुरुआत वाले सीन में ही मृत्यु हो गई थी। किम किसी आदमी से बात करते हैं जहां पर वो उसको ये बताते हैं कि उन दो प्रीस्ट की मौत और यंगशिन में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। तभी हम फ्लैशबैक देख पाते हैं जिसके अंदर हम उन दो प्रीस्ट को देख पाते हैं जो कि कार में ही थे। इनफैक्ट शुरुआत में जिस लड़की को उन्होंने टक्कर मारी थी वो कोई और नहीं बल्कि यंगशिन ही थी। अब घर पर चॉय उस रिकॉर्डिंग में और कुछ भी सुनता है जिसके अंदर यंगशिन पार्क को कुछ कह रही होती है और उसको धमकी देने लगती है जिससे कि पार्क काफी डर गया था। दरअसल पार्क ने चर्च के सामने किम पर इल्जाम लगाया था। किम यंगशिन को गलत तरीके से टच करता है और तभी हम समझ पाते हैं कि पार्क ने आखिरकार ऐसा क्यों किया था, क्योंकि वह किम के साथ यंगशिन का एग्जॉर्सिज्म नहीं करना चाहते थे। वह बहुत ही ज्यादा डर चुका था उस डीमन की वजह से। शायद पार्क के साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा। खैर इसी बीच कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और चॉय देखने लगता है। दरवाजा ओपन करता है कि तभी उसके सामने वही कुत्ता आ जाता है, जिसके बाद वो डॉग उस पर हमला कर देता है, लेकिन चॉय उसको कैंची से स्टैब करके मार डालता है। लेकिन तभी वो डॉग एक छोटी सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और तभी चॉय की आंख खुल जाती है क्योंकि यह बस एक बुरा सपना था और यह सब कुछ और नहीं बल्कि उसी डीमन का इन्फ्लुएंस था। खैर तभी चॉय का टेलीफोन रिंग करता है और फोन उठाने पर सामने से फादर किम बात कर रहे होते हैं। उन्हें पहले से ही पता था कि चॉय ने एक भयानक सपना देखा है। खैर वो चॉय को कल आने के लिए कहते हैं और दरअसल कल ही वो उस एग्जॉर्सिज्म को परफॉर्म करने वाले थे। अब अगला दिन आ जाता है जो कि 15 जुलाई था और आज असल में
फेस्टिवल ऑफ हंग्री घोस्ट होता है, जो कि बुद्धिज्म कैलेंडर के हिसाब से था। इस दिन आत्माएं असल में अपने आप को दान करती हैं और यही उनके पास दिन था जिसके अंदर यंगशिन को बचाने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको डीमंस और बाकी गॉड्स को भी मानना पड़ता है। और खैर तभी हम चॉय को देख पाते हैं, जो कि फादर किम के साथ जा रहा होता है, लेकिन तभी डीन उसे रोक लेता है और सबवे तक लिफ्ट देने लगता है। कार से उतरने से पहले डीन चॉय को एक कैमरा देता है, क्योंकि उसने भी सेम चीज सुनी है कि किम लड़की को मोलेस्ट करता है एक्सोर्सिज्म के नाम पर, और बस यही उसे जानना था कि यह सच है या फिर नहीं। अब यह सब तो बिशप के लिए ही वो कर रहा था। बेसिकली बिशप ने किम को परमिशन इसीलिए दी थी ताकि एक्सोर्सिज्म के दौरान उनके पास किम के खिलाफ कोई सबूत रहेगा। अब डीन चाहता था कि चॉय इन सबको रिकॉर्ड करे, जिसके बाद चॉय कार से उतर कर जाने लगता है। तभी हम फादर किम को देख पाते हैं, जिन्हें फ्लैशबैक आता है और फ्लैशबैक में उनके साथ यही यंगशिन होती है। यंगशिन किम के लिए गाना गा रही थी और यहाँ से हमको यह बात पता चलती है कि यंगशिन और किम एक दूसरे को पहले से जानते थे। शायद जो किम था वो यंगशिन का टीचर था। मेनवाइल हम चॉय को देख पाते हैं, जो कि किम को फोन करता है और किम फोन अटेंड करता है और चॉय को वो एक पिग लेकर आने के लिए बोलते हैं। अब चॉय भी ऐसा ही करता है, वो एक पिग को लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति उसको मिलता है जो कि पहले ही किम को जानता था। और वो बूढ़ा आदमी चॉय को मना करता है कि वो किम के साथ काम ना करे, क्योंकि ऑलरेडी उसे 10 लोग असिस्ट कर चुके हैं। और ये सुनकर चॉय थोड़ा सा सहम जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो पिग और एक बेल को लेकर आगे बढ़ता है और यह बेल एक होली बेल थी, जो कि एक्सोर्सिज्म के दौरान उन्हें हेल्प करने वाली थी। तभी हम देख पाते हैं कि किम जो है वो एक रूम में था कि तभी उसे नर्स बताती है कि फादर जंग होश में आ चुके हैं। ये सुनकर वो जल्दी से उनके पास जाता है। फादर जंग ने सारे रिलीजियस स्कार्फ को फेंक दिया था और वो बैठकर मुर्गा खा रहे थे। तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि फादर जंग पहले जैसे नहीं है। दरअसल फादर जंग की ये हालत किसी और वजह से नहीं, बल्कि एक्सोर्सिज्म के दौरान हुई थी, जो कि उन्होंने किम के साथ मिलकर यंगशिन पर पहले किया था और इसी वजह से वो कोमा में चले गए थे। यानी कि उनके अंदर कोई डीमन का पक्का पार्ट रह चुका है, जिसकी वजह से वो इतने बदल गए हैं। अब जंग को किम बेड पर लिटाता है और यहाँ पर जो जंग है वो उससे ये पूछ रहे थे कि उनका नया असिस्टेंट कौन है। और यहाँ पर किम को पता चल चुका था कि फादर जंग के अंदर कोई शैतानी शक्ति है। दरअसल ये डीमन का चेला था, जो कि फादर के अंदर था। वो जानने की कोशिश कर रहा था कि किम ने किसे सुनाई, यानी कि न्यू असिस्टेंट के रूप में, ताकि वो उसको रोक सके। बेसिकली ये डीमन जानना चाहता था कि वो असिस्टेंट कहीं पावरफुल तो नहीं है, लेकिन किम उस डीमन को शांत कराता है, जो कि फादर के अंदर था। जिसके बाद वो जंग की रोजरी बीड माला लेकर वहां से निकल जाता है। खैर इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम किम को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखते हैं। ये रेस्टोरेंट किम की बहन का ही होता है, जो कि अभी प्रेग्नेंट थी। खैर अब फाइनली वहां पर चॉय आ जाता है और फादर उसे बैठने के लिए कहते हैं। चॉय यहाँ पर बैठता है और किम उससे सवाल जवाब करने लगता है। वो काफी रूड थे, वो जानबूझकर उससे ऐसी बातें कर रहे थे उसको परखने के लिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो मेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं, क्योंकि डीमन उसके दिमाग के साथ कभी भी खेल सकता है। और वो उसके सिबलिंग के बारे में पूछता है कि क्या उसका कोई भाई बहन है, जिस पर वो ये बताता है कि हाँ, चॉय की एक छोटी बहन हुआ करती थी जिसे एक डॉग ने मार दिया था और वो इसीलिए ही प्रीस्ट बना, ताकि उसकी बहन की आत्मा को शांति मिल सके और वो मूव ऑन कर सके। इसके बाद में फादर किम और चॉय वहां से जाने लगते। अब यहाँ चॉय जो है वो किम से पूछता है कि आखिरकार पार्क ने उसको क्यों छोड़ दिया था, जिस पर किम ज्यादा कुछ नहीं बताता और बस इतना कहता है कि वो बस उसके साथ ज्यादा टिक नहीं पाए, वो डर गया था। खैर अब किम इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस डीमन के बारे में चॉय को बताता है कि वो 5,000 साल भी पुराना है। और यहाँ मैं आपको एक पिक के पर्पस को भी बताना चाहूंगी कि दरअसल ये लोग उस डीमन को इस पिक के अंदर ही कैप्चर करने वाले थे। अब ये दोनों ही यंग शिन के यहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले फादर और चॉय के ऊपर एक ईंट गिरती है, लेकिन जो किम है वो उसे बचा लेते हैं। अब ये सब चीजें हैं वो एक्चुअली में डीमन ही कर रहा था, ताकि चॉय किम की हेल्प ना कर पाए। खैर अब ये दोनों ही यंगशिन के अपार्टमेंट में पहुंच गए थे, जहां पर पहले से एक रिचुअल चल रहा था, जो कि यंगशिन के पिता करवा रहे थे। एक लेडी गाय का सर अपने पीछे बांधकर उस रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी।
अब जो रिचुअल चल रहा था वो यंगशन के अंदर जो डीमन होता है वो उसे खराब कर देता है, जिससे हम जान पाते हैं कि यंगशन के अंदर कितना ज़्यादा शक्तिशाली डीमन है। जिसके बाद किम और च्वाई का नंबर आता है और किम पहले यंगशन को डॉक्टर से चेक करवाता है, जिसके बाद वह अपना काम शुरू करता है। यहाँ च्वाई यंगशन को देखता है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी, जिसके बाद में जो होता है वो एक नमक का बॉर्डर बनाता है, जिससे क्रॉस करने के लिए किम ने यहाँ पर च्वाई को मना किया था। और यहाँ पर सब कुछ करने के बाद च्वाई अपना कैमरा ऑन करके साइड में रख देता है, जो कि उसे डी ने दिया था ताकि वो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाए। अब किम जो होता है वो च्वाई को बॉर्डर से बाहर रखकर इंचैंटिंग पढ़ने के लिए कहने लगता है। और यहाँ पर च्वाई का एक्सॉर्सिज्म जो पोजीशन है वो प्रीस्ट के जस्ट नीचे आता है, यानी कि उसका असिस्टेंट, जिसको डीकन भी कहा जाता है। खैर अब च्वाई ने यहाँ पर इंचैंटिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इसी बीच किम उस कैमरा को देख लेता है जो कि च्वाई ने वहाँ पर लगाया था, और तभी वो उस कैमरे को बंद कर देता है, जिसके बाद वह अपने काम पर लग गया था। और इसी बीच यंगशिन यह कहने लगती है कि अब वो बेटर है और उसे अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन फादर किम को पता था कि वो डीमन की चाल है और वो उसकी चाल में नहीं फंसती, और अब वो यंगशिन के फेस पर एक होली स्कार्फ रखते हैं, लेकिन डीमन उसे पोजेस करने लगता है, जिसके बाद में पूरे घर के अंदर कॉकरोच चूहे आ जाते हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि डीमन की एक्टिविटी को। अब वहाँ पर ढेर सारे कॉकरोच यंगशिन के फेस पर भी आ गए थे, लेकिन फादर किम के इंचैंटिंग की वजह से वो सारे कॉकरोच और चूहे वहाँ से निकल जाते हैं। वो डीमन अब अलग अलग भाषाओं में कुछ कह रहा था, जिसको च्वाई अपनी कॉपी में लिखे जा रहा था। यहाँ पर यंगशिन की स्किन जो थी वो काली होती जा रही थी, और फादर किम डीमन से पूछते हैं कि वो कहाँ से आए। तब डीमन बताता है कि वो लोग हर जगह पर है, वो हर जगह ट्रैवल करते हैं और उन्होंने 24,030 लोगों को पोजेस किया है। वो पूछते हैं कि वो कब यहाँ से मौजूद है धरती पर, जिस पर वो बताता है कि जब से यहाँ पर खाली 32 लाख लोग थे, यानी कि किम की बात बिल्कुल सही थी कि ये डीमन 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अब वो डीमन बताते हैं कि जितनी भी बीमारियाँ धरती पर है, जितनी भी जंग होती है, दर्द पीड़ा फैली हुई हैं या फिर फैलती हैं, या उन्हीं की वजह से होता है, यानी कि उन्हीं डीमन की वजह से, जिनकी बात शुरुआत में की गई है कि यानी कि जो 12 डीमंस जो है वो बहुत ही खतरनाक है। किम पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आए, तो वो डीमन बताता है कि इंसानों को उनकी औकात दिखाने वो यहाँ पर आया है, कि यहाँ पर ये जो इंसान है वो इंसान नहीं है, बस एक बंदर है और कुछ नहीं। अब किम इनसे पूछता है कि वो किसको सर्व करते हैं, तब वो बताता है कि वो फॉलन स्टार, हमारे किंग यानी कि जो फॉलन एंजल है लूसीफर, वो है। अब वो डीमन कहता है कि वो ऑलरेडी जीत चुके हैं, और वो ये बताता है कि वो छिपे होते हैं लोगों से ताकि लोगों का विश्वास भगवान पर ना बन पाए, और अगर डीमन इंसानों के सामने ऐसे डायरेक्टली आ जाएंगे तो लोग भगवान पर भरोसा करने लगेंगे। और यहाँ वो डीमन अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा था। हमको पता चलता है कि डीमन को असल में एक मेल बॉडी चाहिए थी, लेकिन वो इस यंगशिन की बॉडी में फंस गया है, और मेल बॉडी फीमेल बॉडी के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीमन की शक्तियाँ उनके होस्ट पर ही डिपेंड करती, यानी कि अभी यह डीमन अपने फुल पोटेंशियल में नहीं था। खैर किम च्वाई से पूछता है कि अभी तक डीमन ने कितनी भाषाएं इस्तेमाल करी, जिस पर वो ये बताता है कि उन्होंने 4 भाषाओं का प्रयोग किया। जिसके बाद फादर होली वाटर रेडी करते हैं और उसके ऊपर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से यंगशिन खून की उल्टी करती है, जो कि मदर मैरी की तस्वीर पर जाकर गिरती है, जहाँ से 2 सांप भी निकल आते हैं जो कि लूसीफर को सिग्निफाई करते हैं। खैर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर यंगशिन सही हो गई थी, लेकिन फादर किम उसका गला दबाने लगते हैं। ये देखकर च्वाई नमक की लाइन को क्रॉस कर देता है और फादर किम को हटा देता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो यंगशिन पर ज्यादती कर रहे हैं। खैर वो उल्टा उनका गला दबाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये सब डीमन की चाल थी। नमक की लाइन क्रॉस करने पर च्वाई को नुकसान था और वो डीमन च्वाई को पोजेस कर सकता था, लेकिन किम उस डीमन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन जो होता है वो उल्टा किम का गला दबाकर उसको बेहोश कर देता है। जिसके बाद च्वाई को उसके हाथों पर किसी के हाथ की फीलिंग आती है, और यहाँ पर च्वाई के हाथों पर भी काले धब्बे होने लगते हैं, बहुत ही अजीब से रैशेस होते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो डीमन है वो उसे पोजेस कर रहा था, और जो डीमन है वो कहता है कि वो जाए और बाहर जाकर सबको ये बताए कि यहाँ पर कोई डीमन नहीं है, यहाँ पर बस एक पागल प्रीस्ट है। यहाँ पर सेम चीज़ शायद पार्क के साथ भी हुई होगी। यहाँ पर उसने पोजेशन में आकर सबको ये कह दिया था कि किम यहाँ पर यंगशिन को मोलेस्ट करता था। खैर अब च्वाई जो होता है वो इस चीज़ से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीमन
उसको बचपन की याद दिलवाता है। दरअसल बचपन में जब एक डॉग ने चॉय की बहन पर हमला करा था तो चॉय डर कर भाग गया था, लेकिन वो दोबारा जब वापस आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी बहन जिंदा नहीं बची थी। वो डीमन अब चॉय को वहां से भागने के लिए कह रहा था और चॉय डर के मारे ऐसा ही करने लगता है। बेसिकली वो इस ट्रॉमा का उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। और आपको ये याद होगा कि शुरुआत में एक डॉग ने उस पर हमला किया था। इनफैक्ट उसको एक सपना भी आया था जिसका रीजन यही था कि उसकी बहन को एक डॉग ने मार दिया था, जिसका फायदा यहाँ पर डीमन उठाना चाहता था। अब वो भागते हुए बाहर आ जाता है। मीनवाइल दूसरी तरफ यंगशिन दोबारा बेहोश हो गई थी। डॉक्टर उसे देखते हैं और उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया था। अब चॉय भागकर घर आ चुका था कि तभी उसे अपने बहन की एक झलक दिखाई देती है, जो कि उसे मना कर रही थी कि अब मत भागो, बहुत भाग लिए और इन चीजों का सामना करो। अब ये सब देखकर चॉय दोबारा ही यंगशिन के घर की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर उसके फादर के बाहर ही उसे मिलते हैं। अब यहाँ पर वो ठान लेते हैं कि आज वो डीमन को यंगशिन की बॉडी से बाहर निकाल के रहेंगे, लेकिन यंगशिन के माता पिता किम को अंदर नहीं देने जा रहे थे क्योंकि वो काफ़ी डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें इससे उनकी बेटी मर सकती है, लेकिन किम को ये करना ही था और इसीलिए वो सीधा यंगशिन के रूम की तरफ बढ़ते। अब यंगशिन की रूम कि वो जब तरफ जाते हैं जहाँ पर वो उस पिक को भी अंदर ले गए थे। अब किम उस पिक के खून से यंगशिन के सर पर क्रॉस बना देता है, जिसके बाद एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए करा गया था ताकि वो डीमन उसको इस पिक के अंदर ट्रांसफर करा जा सके, यानी कि ब्लड रिचुअल हो रहा था। अब यहाँ वो डीमन अपने प्राइम पर आ जाता है और वो किम उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है। तब वो डीमन अपने आने वाले समय में आपदाओं को बताने लगता है कि आगे जाकर इंसान भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, धरती पर पीने का पानी नहीं बचेगा और ढेर सारी बीमारियां भी आएंगी। वो बताना चाहता था कि इन सब का जिम्मेदार वही होगा, यानी कि जो कुछ भी धरती पर होता है वो सिर्फ डीमंस ही करते। खैर अब यहाँ पर फादर किम और चॉय के शरीर पर वही काले धब्बे पड़ने लगते हैं, जिसका मतलब ये था कि डीमन उन पे हावी हो रहा था। खैर अब फाइनली किम इंचैंटिंग कर उस डीमन से उसका नाम पूछता है, जिस पर फाइनली वो अपना नाम बताता है, जो कि मेल्फस था। मेल्फस एक ऐसा खतरनाक डीमन होता है जो कि इंसानों की कमियों को, उनकी चीज़ों को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब जैसे ही डीमन का नाम किम को पता चलता है, वो यहाँ भगवान का नाम लेकर उसे पिक की बॉडी में जाने के लिए कहता है, जिसके चलते डीमन को फोर्सफुली पिक की बॉडी में जाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद यंगशिन मारी जाती और वो उसे बचा नहीं पाते, उसकी सांसें नहीं चल रही। तब ये देखकर फादर किम बिल्कुल टूट जाते हैं, क्योंकि यंगशिन उनकी खास थी और फादर उसके लिए पिता समान थे, यानी कि जितने भी एलिगेंस उन पर लगे थे वो सारे गलत थे। खैर अब यहाँ ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ था और खाली एक आखिरी स्टेप को करना था, और वो ये था कि उन्हें उस पिक को पानी में फेंकना था, जिससे कि वो डीमन नष्ट हो जाएगा और अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। डीमन हर एक कोशिश करने वाला था। पिक के अंदर के जाने के बावजूद ये लोग उसको नष्ट नहीं कर पाए। आपको ये याद होगा कि शुरुआत में वो इटली वाले जो प्रीस्ट होते हैं वो उस एग्जॉरिज्म में कामयाब हो गए थे। वो गाड़ी में बैठकर इस डीमन को एक पिक के अंदर डालकर पानी में फेंकने जा रहे थे ताकि वो नष्ट हो जाए, लेकिन हमने देखा कि इस डीमन ने क्या किया था और पिक के अंदर रहने के बावजूद भी वो इन दोनों प्रीस्ट को मार देता है। अब चॉय जल्दी से पिक को एक कपड़े में लपेट कर वहां से जाने लगता है, लेकिन बीच में पुलिस आ जाती है और जैसे तैसे वो उनसे बचकर भागता है कि तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि सारी की सारी कार्स एक दूसरे से टकराने लगी थी। चॉय का रास्ता ब्लॉक हो गया था, लेकिन चॉय फिर भी हार नहीं मानता कि तभी एक लाइट का पिलर उसके ऊपर गिरने वाला था, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है। अब आगे जाकर चॉय एक टैक्सी में बैठकर आगे बढ़ने लगता है। अब वो तालाब के पास पहुंच गया था, लेकिन वो डीमन उसे हिलने नहीं देता। डीमन की वजह से चॉय के ऊपर वो काले धब्बे और भी ज्यादा बढ़ने लगे थे। अब हाथ में रोजरी लिए चॉय बिल्कुल हार नहीं मानता है और सीधा तालाब में पिक के साथ ही कूद जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर किम को अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि किम ने यंगशिन की जान ले ली। अब कार में फादर ध्यान देते हैं कि उनके हाथों से अचानक से वो काले धब्बे मिट गए थे, मतलब कि एग्जॉरिज्म जो था वो कामयाब हो चुका था। और यहाँ पर
जो यंगशिन है वो भी अब जिंदा बच गई थी, यानी कि वो जिंदा थी और उसकी सांसें वापस से चलने लगी थी, यानी यहाँ पर गॉड की जीत हुई थी। वही हम देख पाते कि तालाब से चॉय भी बाहर आ गया था और पिग उसके साथ नहीं था, यानी कि जो डीमन था वो अपनी असली जगह में यानी कि नर्क में पहुंच चुका था और धरती से उसे आज़ादी मिल गई थी। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता और इसके बाद किम को भी छोड़ दिया जाता और उन पर लगे सारे इल्जाम भी अब झूठे साबित हो चुके थे और यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।